नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी व्याख्याता आपके अपने इस YouTube चैनल मुकेश शर्मा हिंदी गुरु पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर स्टेटस के रूप में लगावें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के बारे में पढ़ लिया था कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाता है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में शुद्ध क्या है, इन्हें किस प्रकार से शुद्ध लिखा और पढ़ा जाता है, यह हमने व्याकरण में पढ़ा। और हमने देखा कि व्याकरण के जो मुख्य अंग है वे होते हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। और वर्णों पर हमने चर्चा भी की। वर्णमाला के बारे में पढ़ा। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, मूल रूप से 44 वर्ण है। इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये हमने देखा। और वर्णमाला में जो भी चीजें थी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब वर्णों की ही आगे चर्चा करते हुए हम स्वर पर जो है विचार करेंगे। तो देखिए स्वर क्या है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा अन्वगम व्यंजनम इति, जो अपने आप में सुशोभित हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। मुझे बोलना है का, तो का में मुझे आ स्वर मिलाना ही पड़ेगा, का। पी, अगर मुझे पी बोलना है तो ई स्वर मिलाना ही पड़ा है। लेकिन स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के मुख विवर से उच्चारित होते हैं, स्वयं आते हैं, इसीलिए स्वर कहलाते हैं। स्वयं आते हैं इसीलिए स्वर कहलाते हैं। चलो अब देखिए बात करें हम कि इनकी संख्या। तो संख्या हमने देखी कि संख्या 11 होती है। स्वर होते हैं ए, आ, ई, ये दीर्घ है, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो कुल मिला के स्वर जो है वो हो गए आपके 11। अब देखिए स्वरों की मात्राएं। कई विद्यार्थी स्वरों की मात्राओं के बारे में जानते नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है वो मात्राएं लगा देते हैं। कभी छोटी जच गई तो कभी जच गई तो बड़ी, कभी छोटा और कभी बड़ा हो। ध्यान रखिए पहली बात हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। और जैसे उच्चारण किया जाएगा, किसी बात पे जोर दे रहे हैं तो बड़ी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अगर स्वर में जोर ज्यादा पड़ रहा है तो बड़ी और बड़ा का प्रयोग किया जाएगा। स्वर में यदि जोर कम है तो फिर छोटी और छोटे का प्रयोग किया जाता है। समस्या जो है ई और उ में ही सर्वाधिक आती है। अब बात करें स्वरमाला की, तो स्वरमाला में कई व्यक्तियों को री का स्थान पता नहीं होता है। तो ध्यान रखो री का स्थान उ के बाद में आता है। ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। विद्यार्थियों को पता नहीं होता है और इसीलिए वो री को हर कहीं लगा देते हैं। कई विद्यार्थियों को ए, आई, ओ, औ बोलना नहीं आता है। ये होता है ए, ये आई, ये ओ और ये औ। इनका उच्चारण भी हमें आना जरूरी होता है। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक मात्रा लगाई जबकि यहाँ लगाई नहीं है, यहाँ 2 मात्रा लगाई है जबकि यहाँ एक ही लगाई है। इसका मतलब इसमें एक मात्रा सम्मिलित है। तो ध्यान रखो, मैंने कई बार एक आध बार यूट्यूब वगैरह पर हिंदी पढ़ाते हुए लोगों को देखा, तो मैंने देखा कि वो जहां नहीं होना चाहिए वहां पर भी इस आई का प्रयोग कर रहे हैं। कईयों ने तो इस पर 2 मात्राएं लगा दी है। तो जब हिंदी के अध्यापक ऐसी गलतियां करेंगे तो आप विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखेंगे। मैं तो यह जो है दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हिंदी के अतिरिक्त भी जो भी अध्यापक है वो भी विद्यार्थियों को इस ज्ञान का इसका ज्ञान करवाएं, ताकि जो है हमारी हिंदी भाषा में सुधार हो सके, विद्यार्थी अपने आप में सुधार ला सके। तो ध्यान रखो इसमें मात्रा सम्मिलित है, इसीलिए यहाँ पर एक मात्रा लगाई गई है। लेकिन जब किसी व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। यदि मुझे लिखना है के, अगर के लिखना है तो मुझे यहाँ पर 1 मात्रा लगानी पड़ेगी। कई लिखना है तो मुझे 2 मात्रा लगानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है।
अब कईयों के सामने विचार आ रहा है कि सर स्वर माला में ये 11 स्वर हो गए, अंग और अह का क्या हुआ? तो देखिए जो अंग और अह है, अंग और अह इन्हें अयोग हुआ कहा जाता है, इन्हें कहते हैं हिंदी में अयोग हुआ है। अ स्वर में किसी व्यंजन का योग हो जाना। व्यंजन में कौन होते हैं? पंचमाक्षर, अर्थात किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है, क ख ग घ, तो उसका 5वां वर्ण अन्य होता है। इसी प्रकार से छ वर्ग का ये, ट वर्ग का न, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क वर्ग का अंग होता है, छ वर्ग का ये, ट वर्ग का न, त वर्ग का न और प वर्ग का म होता है। तो ये अंग, अंग मतलब अ में किसी पंचम वर्ण का योग हो जाना। तो गुरुजी ये क्या हो जाएगा? तो देखिए कैसे हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि गंगा, अब आप देखिए मैंने यहाँ पर अंग का प्रयोग किया है। मैं कहूँ कि चंचल, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। मैं कहूँ कि डंठल, डंठल पान की जो डंडी या किसी कोई भी डंडी होती है उसे डंठल कहा जाता है। इसी प्रकार से नंदन, और नंदन का मतलब होता है बेटा, तो नंदन शब्द ले लीजिए। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि संपूर्ण, तो मैंने फिलहाल यहाँ पर प्रयोग किसका किया है? मैंने यहाँ पर जो प्रयोग किया है वो अंग का प्रयोग किया गया है। गं, चंग, डं, मन, सम, इस प्रकार से। अब देखो हम इनका एक दूसरा रूप भी लिख सकते हैं और वो भी मान्य है। गंगा, मैं इस गंगा को अर्थात इस अनुस्वार को इस पंचम वर्ण में भी लिख सकता हूँ। ये देखिए ये ग, अब आगे वाला वर्ण ग है और ग वाले वर्ग का 5वां वर्ण अंग होता है, इसीलिए मुझे अंग लगाना पड़ेगा। और ये ग, इस प्रकार से गंगा हो गया। चंचल, तो ये च है, अंग का ये होगा, ये क्या होगा? क्योंकि च वर्ग है और च वर्ग का 5वां वर्ण ये होता है, तो चंचल। अब हमें अनुस्वार लगाने की जरूरत नहीं है। अनुस्वार कब लगाते हैं? जब पंचम वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि पंचम वर्ण का प्रयोग कर देते हैं तो फिर अनुस्वार की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से देखो ये है अंग, ये अ है, अ में ऋण है, तो देखिए किस प्रकार डंठल, तो ये ड, अब जो कि ठ है, ठ वाली पंक्ति में आता है और ठ वाली पंक्ति का 5वां वर्ण ऋण होता है, तो ये ड, ये न, ये ठ और ये ड, डंठल हो गया है। ऐसे ही ये देखो ये न, अब आप जानते हो द है और द तवर्ग में आता है, तवर्ग का 5वां वर्ण न होता है, तवर्ग वाली के 5वां वर्ण न होता है, तो न और दन, नंदन, नंदन का मतलब होता है बेटा। और अ और म की बात करें तो देखो अ में म मिलता अनुस्वार भी होता है। इसी प्रकार से ये हो गया आपके समय हमेशा मौजूद है। अब इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार का म हुआ, मैं क्या हुआ? क्योंकि पहली वाली पंक्ति का 5वां वर्ण म होता है, तो शब्द बन गया आपके संपूर्ण। तो हमने क्या देखा? अ में किसी पंचम वर्ण का योग हो जाना अंग कहलाता है। इसी प्रकार से और देखिए अ के बारे में भी देखते हैं हम, क्या होता है? ये किस किस से बनता है? ये विसर्ग किस किस से बनता है? तो ध्यान रखो, विसर्ग र से बनता है और स से बनता है। ये से अपने अपने वर्ग के अनुसार बदलता है। जब संधि बढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अब देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ पुनः प्लस आगमन, ये अवलोकन, ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया जाता है। अवलोकन शब्द देखते हैं, पुनः प्लस अवलोकन, ठीक है। अब ये विसर्ग, अब ध्यान रखिए अगर है विसर्ग तो विसर्ग का फिर र करना पड़ता है, तो ये र हो गया है। अब ये पुनः र पे जब अ मिला तो र हो गया पूरा, तो ये पु, ये न, फिर र में अ मिला तो र हो गया पूरा। वलोकन, पुनरवलोकन, तो इस पुनरवलोकन में अ छिपा हुआ है। मैं कहूँ कि अ के आगे विसर्ग, ठीक है, इस विसर्ग का ही र होता है तब ये है। अगर नहीं करें तो अलग अलग लिखेंगे तो पुनः अवलोकन लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये विसर्ग, इनमें कोई न कोई व्यंजन वर्ण मिला हुआ है या फिर पंचम वर्ण मिला हुआ है, तब अंग और अह का निर्माण होता है। और ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। अगर ये व्यंजन होते तो हम इन्हें व्यंजनों में पढ़ते, यदि ये स्वर होते
होते तो हम इन्हें स्वरों में पढ़ते हैं, लेकिन इनको अलग स्थान प्रदान किया गया है। ये स्वर और व्यंजन दोनों से निर्मित है, इसीलिए अयोग वाह कहलाते हैं। अब देखिए, बात करें हम स्वरों का वर्गीकरण। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्वरों का वर्गीकरण ही है। स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। अब देखो, जो स्वर है उनका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। क्या गुरुजी अलग अलग तरीके से कैसे? तो देखिए, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया है। सबसे पहले करते हैं हम मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर ऐसा नियम है कि विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। तो अधिकांश विद्यार्थी मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पहले पढ़े हुए हैं किसी न किसी कक्षा में। सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर, रचना के आधार पर भी होते हैं स्वर। रचना के अलावा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठ कहते हैं होठ को, ओष्ठाकृति, ओष्ठ की आकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर भी होते हैं। इसी प्रकार से जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर भी होते हैं। इसी प्रकार से और देखिए, स्वरों का वर्गीकरण यदि हम देखते हैं तो जिह्वा के भाग की तरह ही और होता है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर भी स्वर होते हैं, मुखाकृति की तरह ही। और देखिए, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, और इसी प्रकार से प्राणत्व की तरह है, प्राणत्व की तरह है, मुखाकृति के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर, अर्थात घोष और अघोष भी हुआ करते हैं। इसी प्रकार से उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर तो ये कम वक्त 11 ही है, लेकिन इन 11 को हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। कभी हम इनका समय के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, कभी हम स्वरों का निर्माण करेंगे कि ये बने कैसे हैं, कभी हम देखेंगे कि बोलते हैं तो बोल कैसे हो जाते हैं, कभी हम देखेंगे कि जिह्वा के कौन कौन से भाग से बोले जाते हैं, मुंह का आकार भी अलग अलग हो जाता है अलग अलग स्वरों का उच्चारण करने पर। प्राणत्व के आधार पर प्राण वायु जब निकलती है तब ये कैसे बोले जाएंगे। ध्वनि के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया, उच्चारण के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर स्वर। सबसे पहले मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा क्या है ये हम देख लेते हैं, कहते किसे है मात्रा। तो देखो, किसी भी स्वर के उच्चारण में, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय, लगने वाले समय को, समय कहो चाहे काल कहो एक ही बात है, या काल मान कहो, तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय या काल को मात्रा कहते हैं। कोई भी स्वर उच्चारण कर रहे हैं, समय लग रहा है, जो समय लग रहा है उस समय को ही मात्रा कहा जाता है। और मात्रा के आधार पर जो स्वर है, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार। मुख्यतः 2 प्रकार, 3 प्रकार के नहीं, मुख्यतः 2 प्रकार। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है। इसी प्रकार से हिंदी रचना प्रभाव, दोनों में ही 2 ही प्रकार बताए गए हैं। कुछ किताबों में 3 भी मिलता है, हालांकि गलत नहीं है, वो संस्कृत को भी अटैच करके चलते हैं। प्लुत स्वर होता है संस्कृत में, खास तौर से वैदिक संस्कृत में उसका प्रयोग किया जाता है। उस आधार पे
3 भी हो जाया करते हैं, लेकिन आपसे यदि हिंदी में संस्कृत में पूछा जाए, रीत वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष, संस्कृत में पूछा जाए तो 3, लेकिन हिंदी में पूछा जाए तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखें 2 ही प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। एक तीसरा भी होता है, उसे कहा जाता है क्लुप्त स्वर। मैंने पहले लिख दिया, यदि परीक्षा में आया तो आपको 2 ही करना है, 3 नहीं करना है। क्लुप्त स्वर संस्कृत में पाया जाता है, संस्कृत में, तो इसीलिए संस्कृत वाले तो 3 करेंगे। अगर संस्कृत का पेपर आता है वहां सवाल पूछ लेते हैं रीत में तब, अन्यथा हिंदी के अंदर केवल 2 ही है। ये तीसरा फिलहाल हमारे नहीं है, फिर भी हम इसकी चर्चा अवश्य करेंगे क्योंकि जानना आवश्यक है। चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, ये जो ह्रस्व स्वर है इसे ही लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? देखिए, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर सबसे कम समय लगे, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर सबसे कम समय लगे, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं जिनमें समय सबसे कम लगे। देखो बात समय की चल रही है, यदि सबसे कोई वर्ण बोल रहे हैं, स्वर बोल रही है और सबसे कम कालमान लग रहा है, सबसे कम समय लग रहा है, तो मान के चलिए वह ह्रस्व स्वर है। अब देखो ये जो ह्रस्व है ये है में ये र है भाई, ठीक है। अगर मैं इसका टुकड़ा करता हूं तो ये है होता है और ये है कि हरत लगा, इसका मतलब है स्वर रहित है, र में अ मौजूद है, तो ये हृदय होता है। एक शब्द होता है हृदय, चलो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हृदय, तो ये हृदय है। देखिए आगे की बात करते हैं हम। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर सबसे कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब देखो मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वह एक के जैसे होता है, एक मात्रा गिनी जाती है, एक मात्रा इसकी गिनी जाएगी, एक के जैसा या आई के जैसा होता है इसका मात्रक। और इसके जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या होती है 4। संख्या ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। मैं कह सकता हूं एक मात्रा। अब देखो हम इसका उदाहरण भी देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कमल। अब यदि कमल में मात्रा लगे, क में अ स्वर मौजूद है, एक और ल में अ है तो एक, कितनी मात्रा हो गई भाई? 3 मात्रा हो गई है। इस प्रकार से मात्राओं की काउंटिंग भी की जा सकती है। और देखिए आगे की बात करें, जैसे नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ऐसे ही नंबर 2 जो है वो होता है दीर्घ स्वर। और ये जो दीर्घ स्वर है इसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहते हैं। और द्विमात्रिक होता है यह, द्विमात्रिक बोले तो 2 मात्राओं वाला स्वर। अब देखो एक चीज, एक तो होता है रू छोटा ऐसे, और एक होता है रू बड़ा। जैसे सूर्य लिखते हैं, सूर्य में रू बड़ा होता है, तो ये बड़े ऊ को उठा के एजिटिस निकाल दो। तो एक छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है। छोटा ऊ रहने ऐसे लगाते हैं, बड़ा ऊ में ऐसे लगाते हैं। यहीं पर ही क्यों लगाया? हमने देखा कि सब वर्णों में मात्राएं जो है वो और उनकी नीचे लगे जाती है। भाई जगह है
जगह है तो ऊपर लगा दिया, उनमें जगह नहीं थी तो नीचे लगाया गया। सीधी सी बात है। कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, पूछ लिया करते हैं तो उनका जवाब है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। किसे कहते हैं दीर्घ स्वर? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व है ना, है मेरा ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे तो दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक, दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं और द्विमात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है। अब देखो इसकी जो मात्रक है वो क्या है? तो इसका जो मात्रक है मतलब पहचान चिन्ह, मात्रक से अभिप्राय है पहचान चिन्ह, वो एस की तरह होता है जिसका मतलब होता है दो मात्रा, एस के जैसा होता है और इसका मतलब होता है दो मात्रा। देखो संख्या, इनकी जो संख्या है वो होती है 7, संख्या जो है इनकी वो 7 है। 7 कौन कौन सी है? जो बच गए वो सर आ, बड़ी, बड़ा ओ, ए, आई, ओ और औ, ये 7 इनकी संख्या हो गई। जैसे मैं कहूं, उदाहरण लेते हैं अपन, शब्द लिया हमने भावना, शब्द लिया हमने भावना। अब देखो भा जो है उसमें आ है, वह है उसमें ए है तो ए हो तो एक मात्रा होती है, एक मात्रा और ना है तो दो मात्रा भावना। कुल मिला के कितनी मात्रा? 5 मात्रा होगी है। कितनी मात्रा? 5 मात्रा, 2, 1, 3, 4 और 5। इसका मतलब 2 मात्रा, इसका मतलब 1 मात्रा, कुल मिला के 5 मात्रा होती है। मैं अगर शब्द लिखूं मनीषा, शब्द मैंने लिखा मनीषा है ना, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, शब्द में लिख रहा हूँ मनीषा, मनीषा शब्द लिखा तो मैं में ए है तो एक, न में बड़ी ही है। देखिए बड़ी ही हो तो 2 मात्रा लगाते हैं, 2 2 2 2 2 2 2 एस है ना, 2 मात्रा लगा दिया, ये 2 मात्रा, और आ है तो 2 मात्रा, कुल मिला के कितनी? ये 5 मात्रा। इस प्रकार से 5 मात्रा हो चुकी है। अब बात करेंगे हम प्लुत स्वर की। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लुत स्वर होता है वह संस्कृत में पाया जाता है, प्लुत स्वर। ध्यान रहे हिंदी में 2 ही बताने हैं हमें, प्लुत स्वर और प्लुत। प्लुत का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ, मतलब वह स्वर या कहें कि वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, प्लुत स्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है तो वह प्लुत स्वर कहलाएंगे। अब देखो इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक 3 के जैसा होता है, हिंदी के 3, हिंदी की गणित के 3, और 3 मात्रा इसमें गिनी जाती है। कितनी मात्रा गिनी जाती है भाई? 3 मात्रा गिनी जाती है। अब देखिए इसका उदाहरण जैसे जब उच्चारण किया तो समय ज्यादा लगा, तो ज्यादा लग गया तो इसका मात्रक 3 माना जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं है, हालांकि हिंदी में कहा जाता है 2 ही है, लेकिन समय अगर ज्यादा लगता है तो वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जा सकता है। आपने हिमेश जी रेशमिया जो प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं उनका नाम सुना ही होगा, तो वो हमेशा प्लुत स्वर भी गाते ज्यादातर,
आप देखिए तो ये जो पे जोड़ दिया है ये एक प्रकार से प्लस स्वर है। आमिर खान की दिल पिक्चर देखिए आप, कितना जो है दर्द है उसकी आवाज में, कह रहा है ओ प्रिया प्रिया। तो आप देखो कितना जोर लग रहे हैं। तो इसका मतलब यदि किसी दीर्घ स्वर पर जोर ज्यादा पड़ जाए तो इसका मतलब वह भी प्लुत हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं रचना के आधार पर स्वर। पहले जो हमने स्वर देखे वो मात्रा के आधार पर थे। स्वरों के उच्चारण में समय लगता है, कुछ स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है और कुछ में ज्यादा लगता है। मैंने बोला ए, समय कम लगा। मैंने बोला आ, तो ऐसे ज्यादा समय लगा। जिसमें कम लगा वो ह्रस्व स्वर कहलाया और जिसमें ज्यादा लगा वो प्लुत स्वर कहलाया। यदि और ज्यादा लग जाता है तो वह, जिसमें ज्यादा लगा वह दीर्घ स्वर कहलाया और यदि और ज्यादा लग जाता है तो वह प्लुत स्वर हो जाता है। आ तेरी मेरी, तो हमने देखा हमने देखा एक तो बोला है, एक बोला आ और एक बोला आ। तो इसका मतलब जहां जोर और ज्यादा लग गया वो प्लुत स्वर भी हो जाता है। चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात ये है कि रचना के आधार पर स्वर, तो स्वर केवल मात्रा के आधार पर बनाए भी जाते हैं। आज हम देखेंगे कि स्वरों का निर्माण कैसे किया गया है, स्वर माला कैसे बनी है। तो देखो स्वर माला कैसे बनी है हम देखने वाले हैं। तो हमारे जो मूल स्वर है वो ए ई ओ री है, अर्थात ये स्वर तो अपने मूल रूप में सदैव रहते हैं और इनमें संधि करा करके संधि स्वर बनाए गए। और जो स्वर जो हम देखते हैं आ बड़ी बनाओ ए आई ओ औ, ये सारे संधि करने पर बने हैं। तो जो संधि करने पर बने वो संधि स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका निर्माण संधि करने पर हो वो संधि स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए आई ओ औ। यहाँ संधि करने की जरूरत नहीं, अपने मूल रूप में रहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। कई विद्वान कहते हैं कि री स्वर नहीं होता है। जब तक कक्षा 1 की आनंद बाल पोथी नामक पुस्तक में री स्वर पढ़ाया जाता रहेगा, जब तक स्वर संधि चलती रहेगी, उसमें री से जो है स्वरों का मेल कराया जाता रहेगा, तब तक री स्वर रहेगा। यदि किसी ने अपनी पुस्तक में 10 ही स्वर दे रखे हैं, कई कहते हैं कि ये तत्सम होता है वो री तद्भव होता है, वो उसे काट के काला कर ले। आरपीएससी आपके उत्तरों को नहीं मानने वाली है। तो स्वरों की संख्या केवल और केवल 11 ही होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज तो देखिए ये जो मूल स्वर है इनकी संख्या 4 हो गई और संधि स्वरों की संख्या 7 हो गई है। अब ये जो संधि स्वर है इनको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वह है दीर्घ संधि स्वर और जो दूसरा है वो होते हैं संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर में आ ई और उ ये 3 आते हैं क्योंकि इनका निर्माण दीर्घ संधि से हुआ है। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं? समान स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो वे स्वर
स्वर जो समान या सवर्ण स्वरों के मेल से बने हैं वो दीर्घ संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं और ऐसे स्वर दीर्घ संधि स्वर कहलाते हैं। ये सब सवर्ण या समान वर्ण या समान स्वर क्या होता है, पहले तो आप हमें ये बताइए। तो आप देखिए ये ए है, ए में ए का ही मिलना, ऐसे ई है, ई में ई का ही मिलना, ऐसे ही ऊ है, ऊ में ऊ का ही मिलना। तो इस प्रकार का जो मेल होता है वो मेल दीर्घ संधि स्वर के अंतर्गत आता है। ए और ए मिला तो आ हो गया, ई मिला बड़ी, ऊ मिला तो बड़ा हो गया। अब ये देखो बड्डा बड्डा लागे, हाँ बड्डा बड्डा लागे, समान स्वरों के मिलने पर सब बड़े बड़े हो गए हैं। बड़े बड़े हो गए इसका मतलब जो संधि है वह दीर्घ संधि है। तो ये दीर्घ संधि हो गई है और ये दीर्घ संधि स्वर हो गई है। कैसे, ये देखो ये है राम और राम का ये है अनुज, ये तो है जी राम जी और ये इनके हैं अनुज, तो शब्द बन गया रामानुज, राम का अनुज रामानुज। ए और ए मिलके आ हो गया। इसी प्रकार से ये देखो ये है रवि और इधर है आपके इंद्र। हम देखेंगे छोटी और छोटी मिलके बड़ी हो रही है और शब्द बन रहा है रविंद्र। ध्यान रखिएगा, अगर अनुस्वार का प्रयोग करें यहाँ यदि न होता तो हम न का ही प्रयोग करते। एग्जाम में ऐसे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। इसी प्रकार से ये है भानु जी महाराज और भानु का मतलब होता है सूर्य और भानु जी का हो रहा है उदय। तो ये देखो भानु का उदय हो रहा है मतलब भानुदय हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है। छोटा वो दोनों मिल गया, बड़ा वो हो गया है और शब्द बन गया आपके भानुदय, भानु प्लस उदय भानुदय बन गया है। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे मिलकर के सब बड़े बड़े हो गए हैं, समान समान वर्ण मिलकर के सब बड़े बड़े हो गए हैं। बड़े बड़े हो गए इसका मतलब दीर्घ हो गया है और दीर्घ संधि हो गई है। बड़ा बड़ा लगे, अगर टुकड़ा रामा बड़ा बड़ा लगे इसका मतलब दीर्घ संधि हो गई है। अब संयुक्त संधि स्वर, इसमें गुण और वृद्धि के उदाहरण आ जाएंगे। तो संयुक्त संधि स्वर में क्या होता है, देखिए संयुक्त संधि स्वर जो है उसमें क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि ये ए, ये आई, ये ओ और ये औ, इन चारों का ही निर्माण अलग अलग प्रकार के स्वरों के मेल से हुआ। ये तो समान स्वरों के मेल से हुए हैं और ये असमान अलग अलग प्रकार के स्वरों के मेल से बने भाई। अब देखिए असमान स्वर किस प्रकार से मिल रहे हैं, तो ये हम देखते हैं। देखो ये है ए और इधर है ई, दोनों मिलकर के हो जाएगा एक। ये ए है, ये ए है, ये ए है। मैं इन सब का ए का मेल अलग अलग स्वरों से कराऊं। अब ए से करवाऊंगा तो आई हो जाएगा, ए का मेल ऊ से करवाया तो ओ हो जाता है और ए का मेल इस ओ से करवाऊं तो औ हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ए आई ओ औ और आर ई ओ ये सब संधि करवाने पर बने हैं, इसीलिए संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर जो है इसमें सब बड़े बड़े हो गए हैं और संयुक्त संधि स्वर में देखिए क्या हो रहा है। तो बात करें एक की, अब एक का निर्माण कैसे हुआ, ये देखो ये है सुर और ये है इंद्र। ये सुर है, ये इंद्र है। ए और ई मिला, ए और ई मिला तो ए होता है। तो ये लो साहब ये सुरेंद्र हो गया है। इस प्रकार से सुरेंद्र का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से ए में ए मिला तो आई हो जाता है। अब देखो कैसे, ये है एक और इधर लगा दिया मैंने एक। अब ए है दोनों मिलाएंगे आई हो जाएगा। शब्द बन गया आपके एक 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 और एक एक एक। इसी प्रकार से ये देखो नव और इधर लगा दिया मैंने उदय, शब्द बन गए आपके नवोदय नवोदय। इसी प्रकार से हमें औ मिलाएंगे तो औ हो जाएगा। ये हमें ओ मिलाएंगे, औ नहीं मिलाएंगे ओ मिलाएंगे। हमें यदि ओ मिलाएंगे ये ओ इस में मिला तो औ हो जाएगा। औ मिलाते हैं तो भी अभी होता है, वो जब संधि पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। है और ओ मिलाया औ हो गया है। कैसे हो रहा है, ये है नव और ये है ओज। मुकेश जी से पढ़ने पर क्या पैदा हो जाता है, नवोज पैदा हो जाता है। तो नव प्लस ओज
नवोज, नवोज एक नया ओज, नई उमंग पैदा हो जाती है। तो हमने देखा कि एक एक मात्रा वाले, दो दो मात्रा वाले स्वर निकल करके आ रहे हैं। सन्नी देओल का नाम आपने सुना होगा, करिश्मा कपूर के लिए कहता है, क्या कहता है? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। लेकिन मुकेश जी सर कहते हैं कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी मात्रा से पहचान लेंगे। यदि एक मात्रा दिखाई दे जाए तो कौन संधि है तो, और दो मात्रा दिख जाए इसका मतलब प्रतिसंधि है तो, और बड्डा बड्डा लागे, हाँ बड्डा बड्डा लागे, इसका मतलब दीर्घ संधि है तो, क्या तो दीर्घ संधि है, मतलब ये तो दीर्घ संधि हो गई है। एक मात्रा दिख गया मतलब गुण संधि हो गई, और दो मात्रा दिख गया इसका मतलब वृद्धि संधि हो गई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। अब जो है ओष्ठ्य गति के आधार पर स्वर पढ़ेंगे। जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो होठ कभी गोल होंगे और कभी नहीं होंगे। देखिए दो प्रकार का होता है, होठ का आकार अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। कभी यह वृत्त के जैसे गोल हो जाएगा, कभी यह वृत्त के जैसे गोल हो जाएगा, और कभी यह वृत्त के जैसे गोल नहीं होगा। अगर गोल नहीं होता है उच्चारण करने पर, होठ वृत्त के जैसे गोल नहीं होते हैं तो वे अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और होठ यदि गोल गोल हो जाएंगे, ऊ ऊ ओ औ, आप देखिए होठ गोल हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, इसका मतलब वृत्तामुखी है। पेट सी को ढक्कन चाहिए गोल गोल, सोनू तुम्हारे साथ मीठी बोल, सोनू तन हमारे का भरोसा नहीं। तो पेट सी को ढक्कन चाहिए गोल गोल, अगर आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है तो वे वृत्तामुखी, वृत्ताकार या वर्तुलाकार कहलाएंगे स्वर, और नहीं है तो फिर वे अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो देखिए अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? अवृत्ताकार स्वरों में देखिए आप आ, ई, री, ए और ऐ। ई और ई से ऐ का निर्माण हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इनकी संख्या हो गई है 7। इसी प्रकार से अब देखिए ऊ, ओ, क्योंकि ओ और औ से तो बने हैं, अभी हमने स्वर बनाए थे, तो ऊ, ओ और औ। तो हम देखेंगे ये 4 स्वर हैं, तो 4 प्लस 1 डॉक्टर साहब वाला ओ, ये 5 स्वर ऐसे हैं। संख्या तो अपन की मूल रूप से तो 4 ही मानेंगे, क्योंकि 4 और 7 11 स्वर हो गए हैं। ठीक है, डॉक्टर वाले ओ को अगर सम्मिलित करें तो 5 स्वर हो जाते हैं ये। तो वृत्तामुखी स्वर जो है वो मुख्य रूप से तो 4 ही है, मूल रूप से 4 है, ध्यान दें, और अवृत्तामुखी 7 होते हैं। इसी प्रकार से जिह्वा के भाग के आधार पर भी स्वर होते हैं। हम देखेंगे कि जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के अलग अलग भागों का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्वर जिह्वा के आगे के भाग से बोले जा रहे हैं, कुछ स्वर जिह्वा के मध्य के भाग से बोले जा रहे हैं, और कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो जिह्वा के सबसे पिछले वाले भाग से बोले जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान रखो, एक ही स्वर है ए स्वर जो है वह मध्य स्वर कहलाता है भाई। तो ए, कोई भी बात हो जाए अपन क्या करते हैं ए, ये लो सब बात पूरी हो गई है। तो ए एक कौन ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर होता है। अब पश्च स्वर जो पीछे से बोले जा रहे हैं जिह्वा के पिछले भाग से, ऊ, ओ, आ। तो देखिए ऊ, ओ, औ, आ। तो ये ऐसे स्वर है जो जिह्वा के पीछे के भाग से बोले जा रहे हैं। तो संख्या इनकी हो गई है 5, इसकी संख्या हो गई 1 5 और 1 6। अब अग्र स्वर देख लेते हैं। अग्र स्वर में ए और आ इधर आ
गई तो बचा क्या ई और इनसे बनने वाले ए आई और बच गया एक री में भी ई जैसा स्वर होता है तो ये भी अगले वाक्य से ही बोला जाएगा। तो ए की संख्या हो जाती है 5, तो 5 1 6 5 11 हो गए हैं भाई। अब ध्यान रखिए ये डॉक्टर साहब वाला अ, ये जो अ है ये भी पश्च भाग से ही बोला जाता है डॉक्टर साहब वाला ओ भी। यदि इसको सम्मिलित कर लेते हैं तो 5 + 1 = 6 भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ये आगम स्वर है इसलिए अपने स्वर वाला में फिलहाल इसको गिना नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। पूछे पश्च स्वर कितने हैं 5। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि भाई इनकी संख्या कितनी है, इनकी वृत्तामुखी स्वरों की संख्या तो आपको 4 ही करनी है, 5 का और मिलाने पर होता है। इस बात का ध्यान रहे। तो ये जिह्वा की आगे बात बोले ई ए ऐ री, जिह्वा के आगे का भाग और ए बोलते हैं। तो जिह्वा का मूल मध्य का भाग ऊपर तालवे की ओर स्पर्श करता है और पश्चिमी क्या होता है सबसे पीछे वाला भाग कान में आ रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मुखाकृति के आधार पर स्वर अर्थात स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो मुख की आकृति भी बदल जाया करती है। हम जब स्वरों का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि मुंह का आकार अलग अलग प्रकार से हो रहा है। देखिए पहले हम शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। यदि शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो देखिए विवृत का मतलब होता है खुला, विवृत का होता है खुला। अगर इसका अर्थ खुला है तो संवृत का मतलब हो गया है बंद। अब बात आती है तो ये हो गया आधा बंद, ये हो गया आधा खुला, आधा बंद और आधा खुला। अब देखने वाली एक बात है, अगर मुंह बंद हो गया तो हम बोलेंगे कैसे, क्योंकि मुंह बंद करके तो बोल ही नहीं सकते। नाक से बोला नहीं जाता है, नाक का सहयोग लिया जा सकता है लेकिन बोल नहीं सकते। बोलने के लिए तो मुंह चाहिए, तो बंद है तो बोला नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि बंद का मतलब पूरी तरह से बंद नहीं है, बंद के जैसा है पर मुंह खोलना तो पड़ेगा। तो एग्जाम में यहाँ से सवाल भी पूछा होगा पहले, तो ध्यान रहे बंद के जैसा आपका उत्तर होना चाहिए, बंद के जैसा, नहीं कि पूर्णतः बंद। लेकिन हाँ यहाँ खुला है तो इसका विलोम शब्द बंद होता है, विकृत का विलोम शब्द समृद्ध होता है और समृद्ध का मतलब है बंद। अब ये बंद कौन है, ध्यान रखो मुंह है। ये जो भी बात चल रही है वो सब किसकी चल रही है, मुंह की बात चल रही है। मुंह बंद, आधा बंद भी कौन हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। सब कुछ मुंह से संबंधित ही है। तो हमारा जबड़ा कभी खुलेगा कभी बंद होगा। आप देखोगे कि समृद्ध में जो है विवृत में क्या होता है, मुंह पूरा खुल जाता है, ये मुंह पूरा खुल गया है। और अर्धविवृत में मुंह थोड़ा कम खुला होता है। समृद्ध में मुंह बंद के जैसा होता है, ये देखिए मुंह बंद के जैसा होता है। यहाँ मुंह पूरा खुल, यहाँ मुंह आधा खुल जाता है, आधा बंद होठ वगैरह सब कुछ इस प्रकार से बंद होंगे और आधा खुला में इस प्रकार से खुला होगा। तो आधा बंद और आधा खुला की प्रक्रिया समझ लीजिए आप। यहाँ बंद के जैसा होगा लेकिन आधा होगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पर खुला हुआ होगा लेकिन आधा होगा, और यहाँ पर पूरा खुला होता है। जैसे चिड़िया की चोंच दाना देते हैं उसके बच्चे पूरी चोंच खोल देते हैं, तो उसी प्रकार से। अब देखिए इनके जो स्वर है वो कौन कौन से हैं, एक बार हम ऊपर दृष्टिपात कर लेते हैं। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो जिनमें मुंह बंद के जैसा है। अब देखो ई ओ, ये ई ओ चार स्वर है, ई बड़ी ओ और बदाओ, ये चार स्वर ऐसे हैं जिनमें मुंह जो है फिलहाल बंद के जैसा ही है। मेरे बोला ई, अब बोलो ए, ई ए ई ए ऐ ई ए ऐ ई ए ऐ ई ए ऐ। आप देखिए तीन प्रकार की भंगिमा बन करके आपके सामने नजर आ रही है। ई में कम खुला है और फिर बोला मैंने ए, ई ए ई ए ई ए। आप देखोगे
कि ए में थोड़ा सा बंद के जैसा है लेकिन आधा बंद है, ई ए है। तो ई ए जैसे ए है वैसे यहाँ ई ए, इसी प्रकार से और देखिए ए की तरह आई ए आई ए आई ए आई, आई में ज्यादा खुल गया, जबड़ा ज्यादा खुल गया है तो ये हो गया है आपके आई, है ना। तो ये ए हो गई ये आई। इसी प्रकार से ओ आओ ओ आओ ओ आओ ओ आओ, तो ये ओ और ये आओ। समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ए आई ओ आओ, है ना, इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं ई, ऐसे होता है री, तो री स्वर भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ये री हो गया। अब देखो 5, इनकी संख्या हो गई 5 और 2 7 8 9, तो 9 हो गई संख्या हो गई 9। अब बात करते हैं हम, बच गए क्या, 2 और चल रहे हैं। देखो 2 4 5 6 7 8 9, एक बच गया डॉक्टर साहब वाला अ और एक बच गया ए। तो ध्यान रखिए ये जो ए है वो ए आई वाले में आएगा, है ना। ए आ ए आ ए आ ए आ ए आ ए आ। आप देखो ए की बनस्पत में ज्यादा खुल रहा है इसलिए ऐसे नहीं आ जाएगा। और ऐसे डॉक्टर वाला आ, तो डॉक्टर वाला आ जो है वो इसी श्रेणी में आया करता है। तो ध्यान में देने वाली बात ये 5 ये हो गए, 2 ये हो गए और 3 प्लस 1, मुख्य रूप से तो 3 ही माना जाएगा। एक डॉक्टर साहब वाला वो भी जोड़ लेते हैं। और विवृत स्वर, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, तो विवृत का मतलब खुला हुआ, खुला हुआ एक ही है आ। गुलाब जामुन आ, रसगुल्ला आ, चमचम गप्पा आ, तो आ एक मात्र स्वर है। तो ध्यान रखिए अलग अलग मुंह की भंगिमाएं हो जाती है। जब इसका उच्चारण करेंगे फिर स्वर समृद्ध स्वर में क्या होगा, मुंह बंद के जैसा होगा। यहाँ पर मुंह है आधा बंद होगा, यहाँ पर मुंह है आधा खुला होगा। ये जो है आप चिन्ह देख लीजिएगा, विवृत में पूरी तरह से खुल जाता है। इस प्रकार से मुंह की आकृतियां स्वरों का उच्चारण करते समय अलग अलग होती है। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। इसी प्रकार की मेहनत करके आपके सामने बार बार प्रस्तुत होऊंगा और आपको सफलता दिलाने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। लेकिन एक अकेला चना भार नहीं पहुंच सकता है, सहयोग की आवश्यकता होती है। हाथ से हाथ धोते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो है आगे बढ़ाते रहिए। और वीडियो को आदि से अंत तक अर्थात पूरा देखना है। गुरु ऋण चुकाने का सबसे अच्छा अंश यही होता है कि हम उसे शेयर करें और साथ में लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगला जो पार्ट है, आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे।